हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं संस्कृत पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पेडागोजी सॉल्व करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो वे है वो यही है कि उस सब्जेक्ट के हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करें, जिससे क्या होगा, हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और उन्हें हमें सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि संस्कृत के पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक और टेक्निक्स हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, तो बहुत ही आसानी से हम लोग संस्कृत की पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। बस आपको थोड़े से टॉपिकों के बारे में पता होना चाहिए और आपको कैसे पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं संस्कृत के वो पता होना चाहिए। चलिए फिर फटाफट से क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग सेशन लूंगी मैं, क्योंकि मैं इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगी और समझाऊंगी। देखिए क्या लिखा है, संग दोषेण के विकृतिम न गच्छन्ति। अर्थात क्या कहा जा रहा है कि किसके ऊपर संग के दोषों का प्रभाव नहीं पड़ता। विकृति से मतलब है कि किसके ऊपर अगर कोई गलत संगत है उसके दोषों से क्या नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। तो किसके ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी संगति का, मानव के ऊपर, जंतव के ऊपर, और फिर दुंधीकरणीय या फिर साधवा। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो साधु है, किसी भी साधु के ऊपर किसी भी संगति का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो दो वर्ड याद रखिए यहाँ पे जो अपने को याद रखने हैं कि अगर क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत पता चल जाए कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, और देखिए संग दोषेण का मतलब है संगति के दोष से, और विकृति का मतलब है कि प्रभाव पड़ जाना या परिवर्तन आ जाना। ठीक है, ना मतलब नहीं। ठीक है, तो ये तीनों ही शब्द आप फैमिलियर हो जाइए कि आगे अगर ये आते हैं तो अपने को क्या समझना है। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न देखेंगे जो हमें दिया गया है। देखो, मातृभाषा आधारित बहुभाषा बादः नाम किम। अगर मातृभाषा को आधार बनाया जाए तो बहुभाषा नाम किम, किसे हम बहुभाषा का नाम देंगे। ठीक है, मान लीजिए, देखिए सबसे पहले आपको मातृभाषा का मतलब पता होना चाहिए। जो आपकी मातृभाषा है, जो आपके क्षेत्र की, जो आपके राज्य की भाषा है, वो होती है मातृभाषा। और उसी मातृभाषा को क्या करना, आधार बनाना, किसके लिए, किसी नई भाषा या अन्य भाषाओं को सीखने के लिए। तो बहुभाषा क्या करती है, बहुभाषा हमेशा एक संसाधन का काम करती है। ठीक है, और बहुभाषा को सीखने के लिए हमेशा आधार क्या बनाना चाहिए, आधार बनानी चाहिए मातृभाषा। अब देखो जरा, केवलम मातृभाषा अधिगम, क्या केवल हम मातृभाषा का अधिगम करते हैं इससे? बिल्कुल गलत, केवल मातृभाषा का अधिगम नहीं है। बहुभाषावाद का मतलब ही है कि किसी अन्य भाषा को सीखना, लेकिन पहले आधार बनाना मातृभाषा को। ठीक है, मातृभाषा अध्ययन अधिगम, क्या बहुभाषा के माध्यम से केवल मातृभाषा का अधिगम होता है? ऐसा भी नहीं है। अगला देखेंगे जरा, प्रथमम मातृभाषाया अधिगमः तदंतरम अधिकानाम भाषाणाम योगेन। सबसे पहले मातृभाषा को सीखना, उसके पश्चात अधिक से अधिक भाषाओं को जोड़कर सीखना। मतलब कि वही कि पहले आप क्या कर लें, मातृभाषा को सीख लें, उसके बाद मातृभाषा को आधार बना के अन्य भाषाओं को सीखें। तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, यही हमारा क्या है, मातृभाषा को आधार बना के बहुभाषा सीखना या बहुभाषावाद। अगला देख लेते हैं, अनेक भाषाणाम विदेशी भाषाणाम च मातृभाषा रूपेण अध्ययनम। यानी कि अनेक विदेशी भाषाओं का मातृभाषा के रूप में अध्ययन करना, ये है बहुभाषावाद? नहीं, ये नहीं है। बहुभाषावाद का मतलब होता है कि पहले अपनी मातृभाषा सीखना और अपनी मातृभाषा को आधार बनाकर किसी नई भाषा या दूसरी भाषा को सीखना। और बहुभाषा हमेशा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और आता है कि किसका काम करता है, तो बहुभाषा हमेशा संसाधन या साधन का काम करता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर है, अगर आ जाए तो ध्यान रखना। अगला देखेंगे, चलो फटाफट से। अगला क्या है, देखो, विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते। मतलब कि जो विद्यालयी भाषा में जो शिक्षा नीति हम प्रयोग करते हैं वो कौन सी शिक्षा नीति है? तो सबको पता है, त्रिभाषा सूत्र जो शिक्षा नीति है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए फटाफट से, 18वें नंबर का हमारा प्रश्न है, समुच्चय भाषा उपागम अस्ति। समुच्चय भाषा उपागम है, वह है। अब क्या है जरा देखिए, समुच्चय भाषा का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं समूह वर्ड छिपा हुआ है। ठीक है, तो अब फटाफट देखो, विद्यार्थी नाम भाषा अधिगमा भवति, अक्षर ध्वनि
ज्ञानांतरम शब्दानाम शब्द समूहानाम वाक्यानाम च ज्ञानेन इति अवधारणा। क्या केवल ऐसी अवधारणा करना आपकी समुच्चय भाषा उपागम है? समुच्चय भाषा उपागम का पहले मतलब समझिए, यानी कि ऐसी भाषा सिखाना जिसमें हम बिल्कुल भाषा की सबसे छोटी इकाई से लेकर क्या करें, भाषा की अंतिम इकाई तक उसका क्या कर सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें। अर्थात अब क्या है जरा, या तो ए ऑप्शन है तो केवल ऐसी क्या करना, अवधारणा मात्र, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगला देखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है, अगला ऑप्शन देखेंगे बी नंबर का, विद्यार्थी नाम भाषा अधिगमः भवति भाषक खंडेभ्यः अनंतरम ते वर्णानाम अक्षराणाम च बोधम कुर्वन्ति इति अवधारणा। देखिए समुच्चय भाषा उपागम का मतलब क्या है कि पहले बच्चे को क्या करिए, पहले बच्चे को भाषा अधिगम कराइए। आपने देखा होगा कि पहले तो हम बच्चे को बोलना ही सिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब बच्चे को बोलना आ जाएगा तब हम उसके बाद जो ध्वनि उसने बोलना सीखी है उसको क्या कराते हैं, खंड करना सिखाते हैं। क्योंकि डायरेक्ट आप उसे बिना भाषा का अधिगम कराए उसे किसी भी चीज़ का डायरेक्ट ज्ञान देने की कोशिश करेंगे तो बच्चा उस ज्ञान को समर्थ नहीं होगा उस ज्ञान को प्राप्त करने में, ठीक है। तो क्या करना है, भाषा को खंड खंड करके, फिर खंड खंड का मतलब क्या है कि सबसे पहले वर्ण सिखाना, वर्ण के बाद अक्षर सिखाना, धीरे धीरे इस प्रकार से हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो पहली कड़ी थी कि भाषा को खंड खंड करके सिखाना, वो इसमें मिसिंग था। अगर वो हमारे ए ऑप्शन में और आ जाता तो ए ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन वो वहां नहीं था, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, बी ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। अगला देख लेंगे, भाषायिक अधिगम आरंभ भवति लघुत्तम एकेन वर्णमाला अक्षरेण इति। तो डायरेक्टली आप उसे वर्णमाला पे ले आएंगे, ऐसा भी नहीं है। सर्वा भाषा समान मार्गेण एवं अधिगम, सभी भाषाओं को समान रूप से अधिगम कराया जाता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, फटाफट से देखेंगे अगला प्रश्न। भाषाधिगमार्थ कंठस्थीकरणम अंग रूपेण भाषा शिक्षणस्य कः उपागम स्वीकरोति। अगर भाषा अधिगम में हम क्या कर रहे हैं, कंठस्थीकरण को एक अंग के रूप में प्रयोग कर रहे हैं भाषा शिक्षण के समय, तो कहा उपागम स्वीकरोति, तो किस प्रकार का उपागम को आप स्वीकृति देते हैं, तो मतलब किस प्रकार का हम उपागम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं बच्चे को जब कंठस्थी, तो कंठस्थीकरण किस में प्रयोग किया जाता है, तो कंठस्थीकरण जो है वो व्याकरण में प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए व्याकरण संबंधित आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, तो एक ही देख पा रहे होंगे, ये जितना भी कंठस्थीकरण है वो किससे संबंधित है, व्याकरणानुवाद पद्धति से संबंधित है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे फटाफट से, इसके बाद 20वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। देखिए बहुत ही आराम से पढ़िए, बिल्कुल आप सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। काव्य एका भाषा शिक्षिका अस्ति, काव्य एक भाषा की शिक्षिका है, ठीक है। सा विषयानुगुणम शब्दानाम आहरणम कर्तुम, वह क्या कर रही है, वह बच्चों को क्या करा रही है, आहरण करके संबंधित शब्दों का आहरण करने के लिए छात्रों को निर्देश दे रही हैं। मतलब जो विषय जिस विषय की वो क्या है, अध्यापिका है, उससे वो क्या कह रही है, बच्चों को शब्दों का आहरणम करने के लिए कह रही हैं। उसके बाद देखिए वो क्या कह रही हैं कि ऐसा, मतलब बच्चों को निर्देश देती हैं, ऐसा योजना पद्धति ज्ञायते, तो इस प्रकार की योजना पद्धति को क्या कहा जाता है। तो देखिए जब भी इस प्रकार की योजना पद्धति आए तो तुरंत आप समझ जाइए क्या हो रहा है, विन्यास विधि का प्रयोग किया जा रही है। आहरणम वर्ड से ध्यान रखेंगे कि जब भी शब्द आहरणम की बात आए इसका मतलब हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, शब्द विन्यास विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। उसी से संबंधित अन्य शब्दों को सीखना क्या कहलाता है, शब्द विन्यास विधि कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 21वें नंबर का प्रश्न देखेंगे जरा क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए छात्राणाम भाषा दक्षताया परीक्षणम कर्तुम शिक्षिका एकम प्रश्न पत्रम प्रस्तुति। देखिए छात्रों की एक तरीके से भाषा दक्षता के परीक्षण के लिए शिक्षिका एक प्रश्न पत्र प्रस्तुत करती हैं। तस्मिन् सा प्रत्येकम पंचम पदम प्रत्यहतम एकम परिच्छेदम ददाति। तो वहाँ क्या है, एक जैसे पैराग्राफ के बाद 5 उसमें क्या दिए गए हैं, और पैराग्राफ टाइप के दिए हैं, और उसके बाद एक नीचे परिच्छेद दिया गया है, ठीक है।
और उस परिच्छेद में क्या है, रिक्त स्थान पूर्ण करने के लिए दिए गए हैं। तो आपने देखा होगा आपके जनरली आप हिंदी में भी अगर इस टाइप के देखते हैं कि ऊपर एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, फिर उसी पैराग्राफ से रिलेटेड एक क्या दे देते हैं, रिक्त स्थान दे देते हैं उसी में ही कहीं कहीं। तो फिर जो टीचर है वो क्या कह रहा है कि जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उन्हें क्या कीजिए, पूरा कीजिए। तो एवं प्रकार क्रम परीक्षा विधि ज्ञायते, तो इस प्रकार का आपने भी किया होगा। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लोज टेस्ट कहा जाता है, यानी कि उसी से रिलेटेड हमें क्या पढ़नी है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और उन ऑप्शन को सही हमें भरना है उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो इसको क्या कहा जाता है, क्लोज टेस्ट कहा जाता है, कि जब किसी पैराग्राफ में क्या आ जाए, कुछ रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए आ जाए। तो इस प्रकार के प्रकरण को क्या कहा जाता है, क्लोज टेस्ट कहा जाता है। आप भी ध्यान रखिए कभी आ जाए तो, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, संभाषण समय उचितेन उच्चारणेन सह समुचित शब्दानाम समुचित क्रमेण प्रयोगः। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा जा रहा है आपसे कि क्या करना है, संभाषण समय, संभाषण के समय उचित उच्चारणेन, उचित जो उच्चारण कर रहे हैं, सहा समुचित शब्दानाम समुचित क्रमेण प्रयोगः। तो वो समुचित रूप से जो शब्दों का समुचित क्रम में जो प्रयोग किया जा रहा है, तो वो निम्न में से किस में किया जाता है। मान लीजिए यहाँ संभाषण की प्रक्रिया आ गई, तो नॉर्मल सी बात है कि जब संभाषण की प्रक्रिया चल रही होगी तभी तो कहा गया है कि संभाषण के समय, ना कि भाषा का व्यापार हो रहा, ना कि संकेत भाषा का प्रयोग हो रहा। उसने देखिए प्रश्न में ही आपको क्या दे दिया, उत्तर छिपा हुआ दे दिया। तो संभाषण समय मतलब कि कौन सी प्रक्रिया चल रही है, संभाषण की प्रक्रिया चल रही है, अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, कथानकम कथानकम एकम शिक्षण शास्त्रीयम उपकरणम अस्ति। देखिए क्या होता है कथानक, कभी कभी क्या होता है जो शिक्षक है अपने बच्चों को कोई कथानक सुनाते हैं, कभी कहानी सुनाते हैं, कभी कोई कविता सुनाते हैं। तो ये क्या है, ये शिक्षण की एक शास्त्रीयम उपकरणम अस्ति है, कि ये शिक्षा का क्या है, मतलब शिक्षा का आप कह सकते हैं शिक्षण पद्धति का एक उपकरण है। तस्य उपयोगः क्रियते, तो ये जो उपयोग किसके लिए उपयोग किया जाता है, मतलब इसके उपयोग से क्या होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। जब आप बच्चे को क्या सुनाते हैं, कथानक सुनाते हैं, कोई कहानी सुनाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले देखिए अगर कोई भी कहानी किस्सा बच्चे को सुनाया जा रहा है तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, हम उसके भाषा के साहित्य के कौशल का विकास कर रहे हैं। अब भाषा के साहित्य के कौशल का, अब भाषा का साहित्य जो है, कभी कहानी सुनाना, कभी कविता सुनाना, कभी गीत सुनाना, तो ये क्या है, भाषा साहित्य कौशलस्य विकास। देखिए जरूरी नहीं है कि केवल आप उसके श्रवण शक्ति के लिए आप उसको कथानक सुनाएं, यह संभाषण तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब कथानक सुनाया जाता है तो जनरल सी बात है शिक्षक ज्यादा बोलेगा, बच्चे तो बाई चांस कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पूछ लेंगे। कक्षायाम अनुशासनम पालयतु, तो देखिए कोई अनुशासन के पालन के लिए तो कथा कथन सुनाया नहीं जाता, तो क्या किसके लिए सुनाते हैं, संभाषण किसके लिए सुनाया जाता है, भाषा साहित्यिक कौशलस्य विकासार्थम, भाषा के साहित्य के कौशल के विकास के लिए सुनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसके बाद ससंदर्भ व्याकरणम नाम, ससंदर्भ व्याकरण नाम मतलब इससे क्या तात्पर्य है ससंदर्भ व्याकरण से। तो ससंदर्भ व्याकरण से मतलब होता है ससंदर्भ सहित व्याकरण। ससंदर्भ का मतलब ये है कि उदाहरण देकर क्या करना, उदाहरण देकर व्याकरण के किसी नियम को समझाना, ठीक है। जैसे ही ससंदर्भ लिखा है तुरंत समझ जाना, एग्जाम्पल के थ्रू व्याकरण की किसी युक्ति को या किसी नियम को क्या करना, समझाना। तो फटाफट से देख लो, जहां भी ससंदर्भ है वहां कहीं ना कहीं उदाहरण जरूर आया होगा। देखो तीसरे नंबर में आपको एक ऑप्शन दिया गया है, देखो पुनः पुनः अभ्यास बलेन व्याकरण, इसका नाम है क्या, ससंदर्भ सहित, तो पुनः पुनः अभ्यास बलेन व्याकरण से अधिगम। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि बार बार अभ्यास कराकर आपको व्याकरण का ज्ञान कराया जाए। तो अगर आप सी ऑप्शन देखेंगे अपना, स्वाभाविक भाषा या उदाहरणेषु रूपाणाम परिचय तच संदर्भे तेषानाम अध्ययनम, यानी कि क्या करना, वही उदाहरण देकर मतलब स्वाभाविक रूप से जो उदाहरण है वो या तो बच्चा दे या आप उसको उदाहरण देकर समझाएं, तो इसका नाम होता है ससंदर्भ सहित व्याकरण नाम, ठीक है। जब भी ससंदर्भ लिखा है इसका मतलब समझ जाना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उदाहरणों की बात कर रहे हैं, कि व्याकरण के किसी नियम को उदाहरण के माध्यम से समझाना, ठीक है। अगला देखेंगे, देखो अधोलिखितेषु कस्य कौशल विकासार्थम लेखनम इसमें ग्रहणम न भवेत। देखो ना शब्द का बहुत ध्यान रखना, अब आपको यह बताना है कि कौन सा
निम्न में से नहीं ग्रहण होता। ठीक है, कस्य कौशलम विकास, लेखन कौशल के लिए देखो अधोलिखितेषु, निम्न मतलब जो नीचे दिए गए हैं उसमें कौशल के विकास के लिए, और कौन से कौशल के विकास के लिए, लेखन कौशल के, इसमें ग्रहणम न भवेत, किसको ग्रहण नहीं किया जाता। तो फटाफट से देखो किसे ग्रहण नहीं किया जाता। देखो व्याख्यान समय टिप्पणी संकलन, ये तो मदद करेगा। पठन समय टिप्पणी लेखनम, ये भी मदद करेगा। सारांश लेखनम, ये भी लेखन में कहीं ना कहीं मदद करेगा। फिर क्या है, कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते योजना पत्र लेखनम, केवल क्या योजना पत्र लिखना किसी कार्यक्रम का, क्या वो आपके लेखन कौशल के विकास में सहायक है? नहीं, तो अभी वो यहाँ लेखन कौशल के विकास में सहायक नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो लेखन कौशल से हटकर हो गया, कोई कार्यक्रम की बात हो गई। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। अगला देखिए क्या दिया है, पाठ्य पुस्तक निर्मातारः वृत्तपत्र पत्रकादि मूल लेखेभ्यः पाठान् कविता वर्णानि समाहृत्य पाठ्यपुस्तकेषु नियोजन्ति किमर्थम। यानी कि देखिए सबसे पहले आपसे क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए जो पाठ्य पुस्तक निर्माता है वो वृत्त पत्रकादि जो ये सब चीजें हैं, पाठन कविता वर्णानी, इन सबको समाहित करता है किसमें, पाठ्य पुस्तक में। तो नियोजन्ति किमर्थम, तो ऐसा करके वह मतलब क्या करना चाहता है। तो फटाफट से देखेंगे, तेषु विश्वसनीय स्वाभाविकी च भाषा विद्यते। दूसरा ऑप्शन दिया है पाठ्य पुस्तक निर्माताभ्य तानि रोचन्ते। अगला दिया है इसमें अभ्यास प्रश्नानां निर्माणम तेषाम उपयोगिता भवति, ऐसा करके उसकी क्या उपयोगिता बढ़ेगी, तानि पाठार्थम उपयोगिना भवन्ति, या फिर क्या होगी, पाठों की उपयोगिता बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, वृत्तपत्रकादि मूल लेखेभ्य पाठान कविता वर्णानि समाहित्य पाठ्य पुस्तकेषु नियोजन्ति, तो वो ऐसा करके क्या बढ़ा रहा है, तो वो उसकी फटाफट से देखेंगे क्या करना चाहता है, जरूर वो क्या करेगा, विश्वसनीयता बढ़ेगी। ऐसा करने से क्या होगा, विश्वसनीयता बढ़ेगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से इसके बाद, शिक्षिका एकम पाठम स्वगत्या पठति विद्यार्थिना समूहेषु विभज्य मुखान् बिन्दून् आदाय पाठस्य पुनर्निर्माणं कुर्वन्ति एवं विधि कार्यम अस्ति। अगर आप देखेंगे पहले क्या किया, शिक्षक ने एक पाठ को स्वयं पढ़ा विद्यार्थियों के समूह में, मतलब विद्यार्थियों के आगे आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या कहा कि विद्यार्थियों को समूह में बांटकर मुख्य बिंदु उस पाठ के उन्हें दे दिए और कहा कि पुनः इस पाठ का क्या कीजिए, निर्माण कीजिए। तो भाई ऐसा करके शिक्षिका किस विधि का मतलब प्रयोग कर रही है, कौन सी विधि आप कह सकते हैं कि वो, तो सबसे पहले देखो उन्होंने पाठ सुनाया, यानी बच्चे सुनकर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है वहां पे किसकी, कौन सी पद्धति का प्रयोग होता है, हो रहा है, मतलब तो कौन सी पद्धति का प्रयोग हो रहा है, श्रुतलेख, व्याकरण सूत्रलेख, या फिर कार्यस्य पुनर्लेखनम, या फिर पारस्परिक श्रुतलेख। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी जो पद्धतियां हैं किसमें प्रयोग होती हैं, व्याकरण में। तो कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा, व्याकरण श्रुतलेख। ठीक है, सुनकर लिखना। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रथम भाषा या विकास साधारणतया ज्ञायते। फटाफट से देखना है, क्या देखना है कि प्रथम भाषा के विकास के लिए साधारणतया ज्ञायते क्या ज्ञात होना चाहिए। तो प्रथम भाषा यानी कि आप कह सकते हैं जो आपकी मातृभाषा है, तो सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं, उसका अधिग्रहण करते हैं। अधिग्रहण का मतलब है कि नेचुरल एटमॉस्फेयर में उस भाषा को सीखते हैं। ठीक है, अधिग्रहण का मतलब क्या होता है, किसी भाषा को नेचुरल एटमॉस्फेयर में सीखना, विद्यालय से बाहर। ठीक है, घर में, समाज में और कहीं भी, लेकिन विद्यालय में ना सीखना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। अगला प्रश्न क्या दिया है जरा देखेंगे, कस्याचित् शिक्षिका या कक्षायां छात्राणां मातृभाषाया भिन्नां सन्ति। जो क्या है, शिक्षिका जो मतलब छात्रों की क्या है, मातृभाषा भिन्न भिन्न है। सा प्रत्येकम छात्रम स्वभाषाया परस्परम अभिवादितुं निर्देशाति। तो शिक्षिका क्या कहती हैं कि अपनी अपनी भाषा में सभी लोग अपना क्या करेंगे, अभिवादन देंगे, ऐसा निर्देश देती हैं शिक्षिका। तो प्रतिदिनम छात्रा विभिन्न भाषाणां शब्दैः सह परिचयार्थानां प्रयत्नशीला। तो नॉर्मल सी बात है कि जब भिन्न भिन्न भाषा के छात्र और जब वो अपनी अपनी भाषा में क्या देंगे, अपना अपना अभिवादन करेंगे, परिचय देंगे,
तो रोज बच्चों के सामने क्या होगा, नए नए शब्द आएंगे, नई नई जब भाषा सुनेंगे तो नई नई भाषा के शब्द आएंगे। तो इस चीज को क्या कहते हैं? तो देखिए विभिन्न विभिन्न भाषा वाले छात्र हैं, तो नॉर्मल सी बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बहुभाषिकता की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? बहुभाषिकता की, ठीक है। और ये क्या है, ये बहुत ही अच्छे साधन का काम करती है। इससे क्या होगा, नई नई भाषाओं से परिचित होंगे, नए शब्दों का ज्ञान लेंगे, शब्द भंडार में वृद्धि होगी, तो बहुत सारे लाभ हैं इससे, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए प्रश्न देखेंगे फटाफट से, 30 नंबर का जो दिया है प्रश्न देखिए। विद्यार्थिभ्यः एकस्या भाषाया परिचयार्थम कथम मार्गः न समुचितम। मतलब किसी भाषा के परिचय में निम्न में से कौन सा एक जो है वो समुचित नहीं है, सही नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से देखो क्या सही नहीं है। तो इसमें देखेंगे अत्यानुप्रासक कविता भी गीतई च, तो ये तो एक अच्छा साधन हो सकता है गीत वगैरह के माध्यम से। शब्द ही लघु वाक्य भी अच्छा हो सकता है किसी भाषा में, क्योंकि भाषा में ये तो ये भाई कविता, कहानी, गीत, किस्से, वाक्य, छोटे छोटे वाक्य, वर्णमाला या अक्षरनाम शिक्षण। क्या किसी एकस्य भाषा या किसी भाषा के परिचय में क्या आप केवल वर्णमाला या अक्षरों की शिक्षा देंगे, तो क्या वो एक समुचित यानी कि सही होगा ऐसा करना? तो बिल्कुल सही बात है, आप अक्षर और वर्णमाला के माध्यम से क्या नहीं कर सकते, आप परिचय नहीं करा सकते, ठीक है। तो यही समुचित नहीं है, इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे इसके बाद जो प्रश्न अपना दिया है। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे जरा। संविधान 343(2) अनुच्छेदानुसारम, यानी इस अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही है, अब ये बताना है आपको। तो क्या सही होगा इसके अकॉर्डिंग? तो सबको पता है इसमें किसका प्रयोग किया गया है, इसमें आंग्ल भाषा को सहायक राजकीय भाषा घोषित किया गया है, ठीक है। 343(2) में, इसको तो रट लेना, डी नंबर का, ठीक है। अगला देखेंगे इसके बाद फटाफट से क्या दिया है। अध्ययनस्तेषु अभिजात भाषाया, यानी कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है, कहा निकसम नास्ति, मतलब नास्ति नहीं है बताना है, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उसमें निहित नहीं है, किसमें नहीं है तो अब बताना है, ठीक है, क्या उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जैसे कि भाषाया 1500-2000 वर्ष पुरातन इतिहासा लिखित साहित्यमस्ति, तो भाई हाँ ऐसा तो है, तभी तो उसे हमने क्लासिकल लैंग्वेज का पुरानी भाषा कहा, ठीक है। ये भाषाया कानिचन प्राचीन साहित्य महाकाव्यन संति, तो बिल्कुल सही बात है, महान कवि हुए हैं प्राचीन साहित्य में, ये भी बात बिल्कुल सही लिखी है। अगला देखेंगे, देखिए फटाफट से। भाषाया अनुसूचित भाषा वर्गे न स्यात्, तो न यानी कि जो लैंग्वेज शेड्यूल है वो न स्यात् लिखा है, जबकि लैंग्वेज शेड्यूल बनाया गया है, तो ये सी ऑप्शन ही होना चाहिए, जो क्या है शामिल नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन होगा। जब भी देखिए नेगेटिव आए तो उसमें जो नेगेटिव वाला ऑप्शन होता है वही सही होता है, ठीक है, ये ऐसा भी ध्यान रख सकते हो आप लोग। अगला देखेंगे, देखिए विद्यार्थी नाम श्रवण कौशलस्य आकलन कर्तुम शक्यते। अब मान लीजिए श्रवण कौशल का आकलन करना है, तो निम्न में से क्या करोगे जिससे कि बहुत अच्छे से आपको पता चल जाए कि श्रवण कौशल के आकलन के लिए जो क्या है सही है। तो क्या करोगे भाई, श्रवण कौशल का मतलब क्या है, श्रवण कौशल का मतलब किससे है, कान से ही तो है। अब कान से क्या करते हैं, सुनते ही तो हैं। तो प्रतिदिन पुनः पुनः अभ्यास, अब अभ्यास हो सकता है हम लिखने के माध्यम से भी कर रहे हैं, तो इसमें तो क्लियर नहीं है कि इससे श्रवण कौशल का ही अभ्यास हो रहा हो, तो ये तो नहीं लगाएंगे। अगला क्या है, कथाया वर्णम कृत्वा तदुपरि बोधपरक प्रश्न ही, देखो ये बिल्कुल हो सकता है कि पहले क्या करो, कथा सुनाओ, और फिर कथा सुनाने के बाद उस कथा में से क्या करो, प्रश्न करो। तो नॉर्मल सी बात है, जिसने सुना होगा वही उस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा, बिल्कुल हो सकता है। देखो, और तीसरा मौन वाचनार्थम तो बिल्कुल ही नहीं होगा, जब मौन ही रहोगे तो फिर सुनोगे क्या, फिर क्या है भ्रमण, वो भ्रमण से भी नहीं होगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, पठनस्य प्रारंभिक स्थितौ शिक्षक ध्यानम ददात। सबसे मतलब जो अपन कह सकते हैं कि पठन की जो प्रारंभिक स्थिति है वहाँ शिक्षक किस पर ध्यान देता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बताओ, सबसे
ज़्यादा कहाँ ध्यान देगा, बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति है। तो नॉर्मल सी बात है, जब प्रारंभिक स्थिति होती है तो अक्षर ध्वनि समन्वय यानी कि अक्षर और ध्वनि के समन्वय संबंध पर क्या देता है शिक्षक, जोर देता है। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से 50 नंबर का क्वेश्चन। श्रवणम पठनम चैव, श्रवणम और पठनम जो है वो कैसे आपके कौशल हैं, श्रवणम और पठनम। तो श्रवणम और पठनम को क्या कहा जाता है, इनको ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पठनम और श्रवणम से हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, सुनकर भी चीज़ ग्रहण करते हैं और पढ़कर भी चीज़ को ग्रहण किया जाता है। तो ध्यान रखना, इसको चाहो तो रट लेना, ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है कि श्रवणम और पठनम कैसे हैं, ग्रहणात्मक कौशल हैं आपके। ठीक है, अगला देखेंगे 51 में क्या दिया गया है। ठीक है, युव लेखा नाम आवश्यकतानुसारम शिक्षका प्रतिक्रिया कुर्यात्, यानी कि क्या कहा जा रहा है जरा देखेंगे। इसमें आपको बताना क्या है, युव लेखनाम आवश्यकतानुसारम शिक्षका प्रतिक्रिया कुर्यात् तय कृतानाम व्याकरण। मान लीजिए कोई किसी ने युव लेखा नाम, किसी में मान लीजिए किसी युव ने, किसी बालक ने क्या लिखा, कोई लेख लिखा है। तो अब शिक्षिका को उस लेख पर आवश्यकता अनुसार क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए। मान लीजिए आपके सामने कोई लेख लिख कर लेकर आया, तो अब आप उस पर एक शिक्षिका होने के नाते क्या प्रतिक्रिया करेंगी, जरा बताइए। तयी कृता नाम व्याकरणगत त्रुटि नाम विस्तृत प्रतिपुष्टि पुष्टिम दत्वा, यानी कि आप विस्तृत रूप से क्या करेंगे, व्याकरण की त्रुटि को प्रतिपुष्ट करने के लिए कहेंगी उससे। तई सम्यक कार्यम कृतम इति प्रशंसा कृत्वा, मतलब उसके अच्छे कार्य के लिए उसकी प्रशंसा करेंगी। तेषाम कृतिभ्यः उद्धरणं कृत्वा विशिष्ट टिप्पणीं च दत्वा, और विशिष्ट टिप्पणी देंगी। त्रुटीनाम उपेक्षाम कर्तुम निर्देशयति, त्रुटियों की उपेक्षा करेंगी। कक्षायाम तेषाम उत्तम लेखनार्थ सम्मानम कृत्वा, तो इतना भी अच्छा कोई कार्य नहीं किया है कि आप उसका सम्मान करें, और त्रुटियों की उपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए, और व्याकरण की त्रुटियों पर विस्तृत पुष्टि भी नहीं करनी चाहिए। तो एक ही पॉजिटिव ऑप्शन है, कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, चलिए अगला देखेंगे 51 के बाद 52 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अधनस्तेषु किम भाषा अधिग्रहणाधिगम्यो मूलभूत पार्थक्यम वर्तते। तो अध्ययन के लिए, भाषा अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत पार्थ है, आप ये कह सकते हैं। तो कौन सा मूलभूत पार्थ है, जल्दी से बताओ। तो कौन सा हो जाएगा, भाषा या सामुख्यम। कौन सा हो जाएगा, भाषा या सामुख्यम क्या है, मूलभूत तरीका है। ठीक है, भाषा के अधिग्रहण का। सामुख्यम भाषा संभाषण कह सकते हो। ठीक है, तो ये पहला, ये बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। मातृभाषा या संसाधन रूपेण प्रयोगादर्शवा, मातृभाषा को अगर संसाधन के रूप प्रयोग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से क्या उचित है। अगर मातृभाषा को एक संसाधन के रूप में अगर आप प्रयोग करते हैं तो उस दृष्टि से बताइए क्या सही है। ठीक है, तो मातृभाषा को अगर संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, मातृभाषा को आधार बना के तो हम दूसरी भाषा सीखते हैं। तो देख लो भाई कहाँ पे लिखा है कि उससे वो मातृभाषा ऐशाम बालानाम अधिगमे चिंतने संप्रेषण चिंतन और संप्रेषण में सहायक है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। जब संसाधन के रूप में बनाएंगे तो ऐसा नहीं है। संसाधन मातृभाषा तभी बनेगी जब वो किसी अन्य भाषा को सीखेगी। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन अगर आप देखें ध्यान से तो देखिए, द्वितीय भाषा या उपेक्षा कर तो मातृभाषा सहायम करोती। ठीक है, तो क्या करते हैं, किसी दूसरी भाषा को सीखने के लिए मातृभाषा क्या करती है, आधार बन के सहायता करती है उसे सीखने में। ठीक है, अगला देखेंगे 54 नंबर का क्वेश्चन। प्राथमिक स्तरे बालकस्य भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति, क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पे बालक की अगर भाषा का विकास करना है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे पहले आप किसका विकास करोगे, व्याकरण का ज्ञान दोगे या फिर उसे भाषा समृद्ध वात। ध्यान रखना प्राथमिक स्तर का बच्चा है, कक्षा 1 से 5 तक की बात हो रही है। ठीक है, क्या वो व्याकरण समझ लेगा, पहले तो आप उसे अच्छे से बोलना ही सिखाइए। तो सबसे सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भाषा समृद्ध वातावरण हम उसे क्या करेंगे, उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो क्या करे, किसी भी भाषा को सीखने में अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे। ठीक है, अगला ऑप्शन देखेंगे 54 के बाद 55 नंबर का।
पत्राधानम यानी कि पोर्टफोलियो, ठीक है, एक उदाहरण है। अब किसका उदाहरण है? पोर्टफोलियो में देखो दोनों का आकलन होता है, शिक्षक का और शिक्षार्थी दोनों का, ठीक है, मतलब बच्चे का भी और उसके शिक्षक का भी। तो ये वाली लाइन बस याद रखना, इतने से ही काम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उभय का मतलब संस्कृत में किससे है? दोनों से होता है, ठीक है। अगला देखेंगे फटाफट से। वर्ग प्रहेलिका क्रीडा वर्धयते। वर्ग प्रहेलिका जो आप क्रीडा करते हैं कि बच्चों को वर्गों में बांटकर फिर क्या करना? पहेलिका पूछना, ठीक है। और मतलब जब पहेली पूछते हैं फिर बच्चे उसका क्या देते हैं? उत्तर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है? श्रवण कौशल क्या केवल श्रवण सुनने के लिए बच्चे से पहेली पूछी जा रही है, या फिर पहेली पूछी जाती है तो बच्चा एक आंसर करता है, सोच के नए नए शब्द बताने की कोशिश करता है। तो नॉर्मल सी बात है, किसका ज्ञान हो रहा है? शब्द ज्ञान के विकास के लिए वर्ग प्रहेलिका का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल सी बात है, हम लोग भी बोलते हैं, पहेली पूछते हैं तो हम क्या सोचते हैं? नए शब्द सोचने की कोशिश करते हैं ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? शब्द ज्ञान, ठीक है। एक पहेली मुझे भी यहाँ याद आ रही थी, ऐसे कुछ ऐसे ही था। वो जो हम लोग भुट्टियाँ खाते हैं उसके लिए कुछ पूछा जाता है कि बाबा जी के बाग में दुसाला, हाँ, हरी थी भरी थी, बाबा जी के बाग में दुसाला ओढ़े खड़ी थी, अब बताओ भाई क्या है? तो सब लोग सोचते हैं क्या है क्या है क्या है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं? शब्द ज्ञान में वृद्धि करने के लिए ऐसे हम लोग क्या कराते हैं? वर्ग प्रहेलिका का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, देखो, संभाषण कौशलस्य गतिविधि आकलन समय अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम। अब देखो, संभाषण कौशल की गतिविधि का आकलन, संभाषण मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करना, ठीक है। संभाषण कौशल के समय अब उसका आकलन करते समय निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो देखो, संभाषण मतलब कि देखना वो सही बोल रहा है, जिस टॉपिक पे बात हो रही है उससे रिलेटेड बोल रहा है, शुद्ध बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें, उचित बोल रहा है कि नहीं, ठीक है, स्पष्ट रूप से बोल रहा है या नहीं। तो सबसे अगर देखोगे वहाँ शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब है डिक्शनरी। डिक्शनरी की कोई नीड नहीं है कि आप डिक्शनरी लेके बैठें तब आप क्या करें? संभाषण की प्रक्रिया करें, ठीक है। तो यही उपयोग नहीं है उसमें, ठीक है। अगला देखेंगे, चलो फटाफट से 60 तक रखेंगे आज, फिर हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। भाषाया अक्षर ध्वनि संबंधी स्थापन द्वारा पठनस्य अध्यापनम अस्ति। जब हम क्या करते हैं? जब हम अक्षर और ध्वनि में संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि अभी ध्वनि से क्या करोगे? अक्षर, ध्वनि से अक्षर बनाओगे, फिर अक्षर को करोगे, फिर शब्द बनाओगे, फिर शब्द से क्या बनाओगे? वाक्य बनाओगे। तो क्या हो रही है? शाब्दिक विधि का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। कौन सी विधि का प्रयोग हो रहा है? शाब्दिक विधि का। अगला देखेंगे फटाफट से। पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम इत्येत, मतलब पाठ्य पुस्तक के बहिर्गमनम मतलब पाठ्य पुस्तक से बाहर जाके, ठीक है। इतियुक्ते, तो निम्न में से क्या इतियुक्त होगा? क्या सही होगा? मतलब ऐसा कह सकते हो। तो पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य पूरक पाठन सामग्री प्रबंधम, हमें क्या करना चाहिए? मतलब पाठ, उस पाठ्य पुस्तक आदि से जब हम व्योम जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पाठ्य पुस्तकम अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक के अलावा पूरक पाठन सामग्री नाम प्रबंधम, जो पठन सामग्री है वगैरह है उसका प्रबंध करना चाहिए। हाँ, हो सकता है बिल्कुल। पठनीय पुस्तक उपेक्षा करना, ऐसा तो नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञान इत्यादि, पाठ्य पुस्तक को केंद्रीय बनाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बालक होता है कक्षा का केंद्र, तो ठीक है, क्लास का जो सेंटर पॉइंट है। अगला क्या है? पाठ्य पुस्तकात् बहिर्गमनम कृत्वा छात्राणाम भारकम अधिकम न वर्धयते, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो वैसे निगेटिव है। तो ए ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे इसके बाद 60 नंबर का। शिक्षिका तृतीय कक्षाया विद्यार्थिनः एकम आवर्कम एनवलप यानी कि निर्मातुम निर्देशाम ददाति, विद्यार्थी निर्देशस्य पालनम करोति, मतलब एक उसको एनवलप बनाने का निर्देश दिया है, मतलब कोई प्रक्रिया करा रही है इंटरेस्टिंग सी, ठीक है। तो भाषा कक्षायाम एवं विधि गतिविधि सहायम करिष्यति, तो ये जो उसको जो क्रियाकलाप करा रही है टीचर, तो वो किसके लिए उपयोगी होगा, ठीक है। तो फटाफट से बताओ किस में होगा? तो नॉर्मल सी बात है, जब वो इस प्रकार की कोई इंटरेस्टिंग सी प्रक्रिया करा रही है उसको, तो वो उसके क्या कर रही है? सृजनात्मक कौशल का विकास कर रही है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी अगर और क्वेश्चन है तो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।
अभी क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन अब बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, अभी 60 तक ही रखते हैं, ठीक है। डेफिनेटली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी संस्कृत की पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूंगी, ठीक है। अदरवाइज फिर नहीं करूंगी, ठीक है ना। तो आप मेरे को बता देना। और बाकी जितने भी आपके सीटेट से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जो सीटेट में भी आने हैं, जैसे आपका संधि हुआ, समास हुआ, उपसर्ग हुआ, और आपके शब्द रूप हुए, तो वो सारे भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए। आपको संस्कृत सीटेट को संस्कृत में सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी।